हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ये काफी सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन ये आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। थ्योरी ले लो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले लो, ठीक है, आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, लेंदी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे, लेकिन ये सिंपल है जो, और इसका मैक्सिमम ये है वेटेज है, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ के सॉल्व कर करके स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा क्या होगा, बस आपको पेपर पेन लेके बैठना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। नोट्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, नोट्स को लिखते जाना है, उसी नोट्स को गो थ्रू करना है। ठीक है, तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, उसको हमने पॉइंट वाइज जो मेन पॉइंट्स है, जो की वर्ड्स है, उसको निकाल के आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आप जगल ना करो टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और आप आराम से सारे नोट्स बना सको, उतना ही लिख सको। थ्योरी ज्यादा आती नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। थ्योरी के बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत बार करते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब ही नहीं पता, आपको चीजें ही नहीं पता, तो अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए थ्योरी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए, और आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चालू करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी किए, और हम लोग शुरू करने वाले हैं थ्योरी के साथ। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, थोड़ा बहुत सेकंड पार्ट में, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूंगी, उसके साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंडिंग में हम थोड़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाए। आपको आप आपकी बुक के भी अगर क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करते हो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप खुद से बना पाओगे, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले थ्योरी से चालू करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप आपको पता ही है क्या होता है, कि जब कोई दो से ज्यादा लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगे, तो हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, सरल सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसके डेफिनेशन में क्या लिखा है, हमें पता है कि कोई भी चैप्टर की शुरुआत में उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में, मीनिंग में क्या लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines the partnership as a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or anyone of them acting for all। तो सेक्शन 4 किसका, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो 1932 में आया था। ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है, वो क्या बताता है पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। ठीक है, लोगों के बीच का, दो लोग हो सकते हैं, दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अकेला इंसान तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, राइट। तो दो या दो से ज्यादा लोग, उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, जो वो डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट्स है उसको शेयर करेंगे, अगर लॉसेज होंगे उसको भी शेयर करेंगे, उसको भी एक साथ मिलकर बियर करेंगे। ठीक है, और जो भी बिजनेस है उसको कैरी करेंगे, एक तो सारे मिलके उसको चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, या फिर कोई एक उसको ऑपरेट करेगा, और बाकी के पार्टनर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वगैरह वगैरह। वैसे पार्टनर्स मतलब एक काम कर रहे हैं और बाकी के पार्टनर्स काम नहीं कर रहे, तो उनका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी या उनका कैपिटल कम है, ऐसे भी कभी कभार होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कि बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम ये बिजनेस को चलाएंगे, साथ में मिलकर चलाएंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो जो भी रेशियो वो लोग डिसाइड करते हैं उसमें बांट लेते हैं। अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली बांट लेते हैं, अगर लॉसेस होते हैं तो दोनों भी इक्वली उसको बियर करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। ठीक है, ये डेफिनेशन भी काफी सिंपल वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ताकि आपको ज्यादा कोई मेमोराइज वगैरह करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ताकि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाओ तभी आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मिनिमम 2 पर्सन। अ पार्टनरशिप रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल। तो जैसे मैंने बताया, एक इंसान होगा तो कैसे पार्टनर बनेगा, किसका पार्टनर बन रहा है, खुद का पार्टनर बन रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर अकेला इंसान होता है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो अकेला इंसान एक अकेला ओनर है जो बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो उसका पार्टनरशिप से कोई संबंध नहीं है। दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो मिनिमम 2 लोग हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम पार्टनरशिप उसको कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है,
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जैसे मिनिमम हमने देख लिया, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, व्हाइल द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज अस टू up to 100 partners, rule 10 of companies miscellaneous rules 2014 restrict this number to 50 for unregistered partnership। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट सॉरी पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, जो 2013 में आया था, क्या कहता है कि 100 मैक्सिमम 100 पार्टनर चल जाएंगे, चलेगा, 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे होंगे तो इट्स फाइन, लेकिन 100 के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टनरशिप कितना अलाउ कर रहा है वो 100, ठीक है। वेयर एज रूल 10 जो है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के अंडर, ठीक है, वो क्या कहता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि पार्टनरशिप में सिर्फ मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए 50 के ऊपर नहीं होने चाहिए। किसके लिए, जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड है, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है, उनका जो मैक्सिमम नंबर है उनका 50 होना चाहिए, 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है 2013 में जो आया था कि मैक्सिमम पार्टनरशिप वो अलाउ करता है 100, ठीक है, मैक्सिमम पार्टनर 100 होने चाहिए, ऐसे वो अलाउ करता है। वेराज जो रूल कहता है, रूल 10, ठीक है, जो मिसलेनियस रूल्स के अंदर आता है, वो क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 होना चाहिए, और 50 होना चाहिए किसका, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, ठीक है। द partnership arises from an agreement between individuals to share profits and losses. The agreement can be oral or written, though written agreement is advisable to avoid disputes, ठीक है। तो जब आप पार्टनरशिप करते हो, जब आप एक साथ मिलते हो, समझो दो ही पार्टनर्स, हम एग्जांपल लेते हैं कि दो ही पार्टनर्स है, डिसाइड करते हैं, दो लोग, दो फ्रेंड्स है, वो डिसाइड करते हैं हम एक साथ मिलके बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो डिसाइड कर लिया उन लोगों ने कि बिजनेस चलाएंगे एक साथ मिलके, लेकिन सिर्फ बोलने से होता है क्या, अगर एक दूसरा पार्टनर है वो मुकर गया कल को कि नहीं भाई मैंने बोला था लेकिन अभी मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है, अब मेरा मन चला गया तो अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ओरल एग्रीमेंट में ये दिक्कत हो जाती है। ओरली मैंने बोल दिया, मैंने आज बोल दिया मैं कल नहीं कर रही हूँ, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे, ठीक है। तो इसीलिए ओरल एग्रीमेंट ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, स्पेशली मिडिल स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस में ओरल एग्रीमेंट होता ही नहीं है। रिटन एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसमें सब चीजें लिखी हुई होती है कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं इस पर्टिकुलरली बिजनेस में, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, उसका कुछ लिस्ट है, ठीक है। वो आपको इतना डेप्थ में सोचने की जरूरत नहीं। बेसिकली रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित होता है, लिखा हुआ होता है कि हम दोनों आज से पार्टनर्स हैं, हम इतना इतना कैपिटल डाल रहे हैं बिजनेस में, इतना इतना हम प्रॉफिट, इतने इतने रेशो में हम प्रॉफिट या फिर लॉसेस को शेयर करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आपके पास वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा सामने वाले को दिखाने के लिए कि देख भाई तू अब मना नहीं कर सकता, तूने बोला था कि मैं ये करूंगा, तेरे सिग्नेचर्स है इस पे, और अब तू यहाँ से मुकर नहीं सकता। वैराज अगर ओरल एग्रीमेंट होता तो वो अगर मुकर के जाता तो आप कुछ कर नहीं पाते। समझ रहे बात को, समझ में आ रही है, ठीक है। एग्रीमेंट भी हो गया। नेक्स्ट है बिजनेस पर्पस। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। को-ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। इसका पर्पस क्या है, क्यों हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम मिलके एक साथ क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमें एक बिजनेस को चलाना है, ऑपरेट करना है और उससे प्रॉफिट जनरेट करना है और इक्वली उस प्रॉफिट को एंजॉय करना है, ठीक है। और दोनों को भी ध्यान देना है कि हम लॉसेस में ना गिरे, हम लॉसेस इंकर ना करें, क्योंकि लॉसेस भी दोनों को भुगतने पड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ भी उठ के ऐसे ही आ गए और ऐसे ही एक साथ कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि को ओनरशिप जो होती है प्रॉपर्टी की, उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल आप और आपका कोई सिबलिंग है, ठीक है, आप दोनों भाई भाई हो, आप या बहन बहन है, ठीक है, तो आप लोग कोई चीज ओन करते हो, ठीक है, जो दोनों की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले ली जो दोनों के नाम पे है, ठीक है, तो आप दोनों ओन करते हो, आप ओनर्स हो उस प्रॉपर्टी, लेकिन आप पार्टनर्स नहीं हो। तो अगर किसी चीज को ओन करना, ठीक है, मिलके ओन करना, उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। आपकी मम्मी ने पर्स लाया, पर्स लाके बोला अभी आप ये दोनों बहनें यूज करोगे, ठीक है, ये एक के लिए नहीं लाई हूं मैं किसी, दोनों के लिए लाई हूं, दोनों यूज करो, तो दोनों आप उसके ओनर्स हो गए।
उसमें कोई पार्टनरशिप आई क्या? नहीं, ठीक है। तो को ओनर्स को हम लोग पार्टनर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। और पार्टनर ये लॉफुल बेसिस पे ही होता है। जैसे अगर पार्टनरशिप आप करते हो तो प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, रजिस्ट्रार वगैरह में, और आपको डीड वगैरह साइन करनी पड़ती है, एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स आपको करने पड़ते हैं, तभी ही आप पार्टनरशिप में आ रहे हो। पार्टनरशिप मतलब आप पार्टनर्स हो और आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर अदर्स, मीनिंग एनी अदर पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड द अदर पार्टनर्स बाय देयर एक्शंस इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का म्यूचुअल एजेंट है। मतलब क्या है कि दो पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। आप एक पार्टनर समझो ऑपरेशंस देखता है, एक पार्टनर फाइनेंस देखता है, और एक मतलब मिलके वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सेल्स देखेगा, कौन फाइनेंस पे ध्यान देगा, कौन अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। ऐसे वो लोग मिलके डिवाइड कर लेते हैं। समझो एक पार्टनर कुछ गलती कर रहा है ना, कुछ गड़बड़ कर रहा है बिजनेस में, और कुछ अपने मन मर्जी का कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर उसके ऊपर ध्यान रख सकता है, वो उसको जाके बोल सकता है, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये गलत है, ये हमारे बिजनेस को लॉसेस में डालेगा, ये आप गलत कर रहे हो, आप पैसे लेके जा रहे हो, बार बार पैसे लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग जो हो रहे हैं आप उसका इंटरेस्ट नहीं भर रहे हो। तो ये सारी चीजें, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कहने का, कि अगर एक पार्टनर कुछ गलत काम करता है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस में, ऑपरेशंस में कुछ गलती करता है, तो दूसरा पार्टनर उसको जाके बोल सकता है, उसको समझा सकता है, उसको वार्न कर सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। सेम वाइसा वर्सा ये पार्टनर भी इसको आके बोल सकता है। मतलब वो एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, और बोलते हैं कि ये चीज वर्क करेगी, ये चीज वर्क नहीं करेगी, तो आप ऐसा ऐसा गलत कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट शेयरिंग हमको पता ही है कि अगर वो लोग एग्री नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप का कुछ मतलब नहीं है, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ और एक्सपांशन तो आगे की बात हो गई, ठीक है। अगर पार्टनर्स कभी भी एक साथ आते हैं, डिसाइड करते हैं कोई भी टाइप के बिजनेस, लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, कोई भी टाइप, कोई भी सेक्टर का बिजनेस हो, डिसाइड करते हैं कि हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे। कभी कभी इक्वली होता है, कभी कभी रेशियोज में वो लोग डिसाइड करते हैं, जिसने ज्यादा कैपिटल डाला है मे बी उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस, पार्टनर्स टू पार्टनर्स डिपेंड करता है। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, बांटेंगे, और अगर लॉसेस हो गए तो वो भी हम दोनों भी इंकर करेंगे, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स है उतने इंकर करेंगे, ठीक है। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग देयर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटल द फर्म डेब्ट्स। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, कि अगर कल को कोई लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, अपने पर्सनल चीजों से भी निकाल के पैसा लाके देना पड़ता है, उस लॉसेस को बियर करना पड़ता है, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का यही मतलब होता है कि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब उनको पर्सनल चीजें भी लानी पड़ेंगी बिजनेस में अगर उनको कल को लॉसेस हो रहे हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसे नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी में जितना उन्होंने कैपिटल डाला है उतने तक ही सीमित उनकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा वो अपने पर्सनल चीजें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको खुद के पर्सनल असेट्स भी कभी कभी बेचने पड़ जाते हैं और आपको पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफी सिंपल है, ठीक है। आपको याद, अभी तक याद भी हो गए होंगे, आई होप। इसको नोट डाउन कर लो और फटाफट हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा है अकाउंटिंग कंसिडरेशन इन पार्टनरशिप। तो जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हमारे पार्टनरशिप में, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हमने डिस्कस की है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ही, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या अकाउंटिंग कंसिडरेशन होते हैं। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। Partners may be entitled to interest on their capital contributions and may charge interest on drawing depending upon partnership agreement, ठीक है। तो हम एज अ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो हम फर्म है, ठीक है, हम पार्टनर्स नहीं है, तो हम फर्म है, ठीक है, और हम हमारे पार्टनर्स के बारे में देख रहे हैं, हम पार्टनर्स को देख रहे हैं, पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को
हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कब? कैपिटल जब वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कैपिटल मुझे पैसा दे रहा है, अगर मैं फर्म हूँ और मुझे पैसा दे रहा है फर्म को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को चलाने के लिए, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। जब भी आप लोन लेते हो बैंक से, लोन आप लेते हो, आपके पास पैसे आते हैं, कोई भी पर्पज के लिए आप लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट पे करते हो, राइट। तो वैसे ही फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर्स को जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग क्या होता है कि पार्टनर फर्म में से पैसा निकाल के लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी हो, ठीक है। अभी वो भी डिपेंड करता है, वो हम आगे ड्राइंग के पर्टिकुलर अकाउंटिंग में करेंगे। कभी कभी जो पार्टनर होता है वो रेगुलरली पैसे निकालते हैं, मतलब हर मंथ में, मंथ के एंड में पैसा निकालता है, हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकालता है, हर मंथ के हर क्वार्टर में पैसा निकालता है, ठीक है, हर 15 दिन में पैसे निकालता है। कुछ भी रीजन हो, उसकी बहन की शादी है, उसकी बेटी को कुछ खरीदना है, या फिर उसको कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी चीज XYZ चीज के लिए, अपने पर्सनल चीजों के लिए वो अगर बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं करता है, अगर पार्टनर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तो वो कितने मर्जी भी पैसे लेके जाएगा, दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा फिर कि अरे तू भाई तो पैसे लेके जा रहा है ना, नुकसान किए जा रहा है, ठीक है। अगर तू पैसे सारे ऐसे लेके जाएगा, है ना, हर महीने लेके जाएगा, हर 15 दिन में लेके जाएगा, तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, इसलिए तो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए जब भी कोई भी पार्टनर पैसा लेके जाता है, मतलब जब ड्रॉइंग होता है, तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है। वेराज पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आता है, जब कैपिटल लेके आता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यही वो पॉइंट में हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन यूजिंग आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। तो यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं, एक फिक्स अकाउंट होता है और एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, ठीक है। फिक्स अकाउंट जो होता है जिसमें दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में उतनी चीजें होती है कि जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो फर्स्ट टाइम, वो अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आ जाएगा, या फिर आप पूरा पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या थोड़ा पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लेके जा रहे हो कैपिटल को निकाल के, ठीक है, तो वो उसमें आएगा। उतनी ही दो चार चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। वेराज उसके बाद जो करंट अकाउंट होता है उसमें सारी चीजें आती है, मतलब जो खर्चे होते हैं, ठीक है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी वगैरह, जो भी कमीशन वगैरह, वो सब कुछ करंट अकाउंट में आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वेर एज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सब कुछ एक ही में आता है, ठीक है, सब कुछ एक ही साथ ही आएगा। कैपिटल अकाउंट ही होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, अलग अलग अकाउंट नहीं होते। जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे अलग अलग, वो सब कुछ एक ही अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसका हम लोग फिर से थोड़ा सा एक टैबुलर फॉर्म में करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट में दिया, क्योंकि उसका अलग से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आगे। आई होप आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर दो चीजें होती है, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट होता है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही होता है जहां पे सारी चीजें आएंगी। वैराज यहाँ पे दो अलग अलग होती है, कैपिटल में कुछ बेसिक चीजें आती है जो अभी हमने डिस्कस की, और करंट में बाकी की चीजें, जो ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, ठीक है, ये सैलरी, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज पर द एग्रीड रेशियो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेशियो डिसाइड कर देते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है कि आप कितने इसमें, मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट किया है उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या आपका रेशियो है प्रॉफिट शेयर करने का, या फिर जो भी लॉसेस होगा उसको इनकर करने का, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। अगर आपने डीडी नहीं बनाया, अगर आपने एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया, अगर नहीं है आपके पास एग्रीमेंट, तो उस केसेस में अगर आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, तो जो भी प्रॉफिट आता है उसको इक्वली हम लोग बांट देते हैं, इक्वली पार्टनर्स में चला जाता है, ठीक है। फिर रहता है एडजस्टमेंट ऑन चार्जेस इन पार्टनरशिप। स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड और एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये आप आगे के चैप्टर्स हम करने वाले हैं, है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमको क्या कह रहा है, ऑब्वियसली अगर समझो हम तीन पार्टनर थे, हम तीन पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, वो मर गया है, अभी वो तो चला गया,
ठीक है। तो अभी उसका जो भी रेशो था, एक तो उसका रेशो हम में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, या फिर उसका कोई नॉमिनी था वो आएगा क्या हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो ये सब कुछ फिर से हमें डिसाइड करना पड़ता है, फिर से हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उस केसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हमारा प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाएंगे, और उसके वजह से हमें फिर से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। अगर पार्टनर कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिट करना मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है हमारे साथ जुड़ रहा है, कितना वो कैपिटल लेके आ रहा है वो देखेंगे हम, फिर हम लोग कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे उसके साथ, क्या रेशो रहेगा वो देखेंगे, और फिर से हमें जो हमारा एग्रीमेंट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमें वहां पे करने पड़ते हैं। जो ये चेंजेस हम करते हैं एग्रीमेंट में, रिवाइज करते हैं एग्रीमेंट को, उसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसको हम एडजस्ट करते हैं ना, चीजें, नई चीजें एड ऑन करते हैं, नई चीजें लाते हैं, पुरानी चीजें निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रॉपरली एकदम आपको एकदम डी डेप्थ में हम जब पढ़ेंगे, वो हम पर्टिकुलर वो चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट में क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ेंगे, डेथ में क्या होता है, वो एडमिशन में क्या होता है, वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इजी भी है। ठीक है, और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं बार बार, एग्रीमेंट। तो ये है हमारा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल अंडर लॉ, डिटेलिंग टर्म्स एग्रीड बाय पार्टनर्स। तो उसमें सारी डिटेल में चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, जो सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी ही वो लिखा जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, वो लिखा जाता है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसने कितना कैपिटल लाया, जितने भी अभी पार्टनर्स है उनमें कितना किसने कैपिटल लाया वो लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, है ना, जो रेशो में हम रेशो डिवाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर रेशो में तुझे प्रॉफिट मिलेगा, तुझे प्रॉफिट मिलेगा, तुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये रेशो जो है वो हम डिसाइड करके इस डीड में लिख देते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने जैसे बताया कि अगर कैपिटल आप ला रहे हो तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट परसेंटेज होगा, वो भी हम डिसाइड करते हैं। लोन इंटरेस्ट क्या होता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में से लोन लेता है, ठीक है, बिजनेस से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, वेराज अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है, एज ए लोन पैसे दे रहा है, तो बिजनेस को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं पहले ही और वो डीड में लिख देते हैं। ठीक है, एनी क्लॉज में बी अल्टर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर कोई हमें क्लॉज को चेंज करना है, जो भी हमने टर्म्स लिखे हैं उसको चेंजेस करना है, तो सारे पार्टनर एग्री करने चाहिए, तभी हम चेंज कर सकते हैं। समझो हम 8 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है चेंज करना है, ये नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, तो आप नहीं कर सकते हो चेंज। सारे पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, तभी ही आप कोई क्लॉज चेंज कर सकते हो, कोई टर्म्स कंडीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर है इट शुड कंप्लाई विद द स्टैम्प एक्ट एंड इज आइडियली रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। तो बस अपने डीड बना के लिख दिया, रख दिया, सबको झेरॉक्स दे दिया, ऐसे नहीं होता है, उस पर स्टैम्प होना चाहिए और वो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ठीक है, मतलब बेसिकली रजिस्टर होना चाहिए रजिस्ट्रार में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए, तभी ही आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट मान सकते हो। ठीक है, अगर लीगल उस पर कोई स्टैंप नहीं है ना, लीगल अगर वो लीगली आप उसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आप उसको कैसे लीगल डॉक्यूमेंट मानोगे, और कैसे ही आपके जो पार्टनर्स है वो एग्री करेंगे बाद में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है और आप उसको उनको दिखाते हो ये एग्रीमेंट की, देखो आपने इस पे एग्री किया था, आपका सिग्नेचर है, फिर बोलेगा इस डॉक्यूमेंट का मतलब ही नहीं है, ये तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसा तो मैं खुद 4 बना के लेके आऊंगा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस पे कोई स्टैंप है, कुछ है, कैसे मैं पहचानूंगा। ठीक है, तो इसलिए उस बाद में ऐसे सब चीजों की वजह से डिस्प्यूट होते हैं, इसलिए रजिस्टर करना रजिस्टर ऑफ द फर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंप वगैरह लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, येट मैंने काफी सिंपल वर्ड्स में कीवर्ड्स वगैरह लिख के आपको दिया है, प्रोवाइड किया है, आप इसको नोट्स बनाओ। ठीक है, ये सब कुछ नोट्स मेंटेन करो, ऐसा मत समझो कि थ्योरी है ये थोड़ी आने वाला, ऐसा नहीं है, ये आपके पास होना चाहिए, ये आपको गो थ्रू करना, क्योंकि एक भी चीज अगर आप भूल जाते हो तो वो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिक्कत देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत देगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।
और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के आप साथ मिलके पढ़ सको, ठीक है, और ये सारे नोट्स वो भी अवेल कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।